हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सोशल सोना में। तो दोस्तों, ये है 5वां सेशन यूपी डीएलएड 2023 के प्रथम प्रश्न पत्र के भाग 5। ओके, आगे चलते हैं। देखो, उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर शब्द कितने होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति या अधिगम के आधार पर शब्द कितने होते हैं। उत्पत्ति या अधिगम के आधार पर शब्द 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अच्छा, तत्सम किसे कहते हैं? तत्सम शब्द वह है, तत्सम का अर्थ है उसके संस्कृत मान अथवा संस्कृत भाषा को ज्यों के त्यों लिख दिया जाए या प्रयुक्त होता है उसे तत्सम कर। जैसे माता, कवि, विद्या, मुनि आदि। अच्छा, तद्भव किसे कहते हैं? तद्भव का अर्थ होता है संस्कृत से उत्पन्न संस्कृत भाषा के वे शब्द जो अपने रूप को बदलकर हिंदी में मिल गए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आम, अग्नि, घोड़ा, घोटक, दूध का दुग्ध, दांत का दंत आदि। ठीक है। देशज, देशज वे शब्द हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। जो शब्द देश की विभिन्न भाषाओं से हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें देशज या देसी शब्द कहते हैं। जैसे गाड़ी, पेंट, खिड़की, लोटा, पगड़ी, चिमटा आदि। आगे चलते हैं। विदेशी या विदेशज शब्द। देखो, विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी, उर्दू, अरबी, फारसी, ठीक, जर्मनी, पुर्तगाली, ये सब तो हिंदी में आ गए हैं, उन्हें विदेशी या विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे रेडियो, स्कूल, गमला, आलू, फर्श, कालीन, दाम, कूपन आदि। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ध्वनि से क्या तात्पर्य है? ध्वनि से क्या तात्पर्य? ध्वनि शब्द का सामान्य अर्थ है किन्हीं दो अथवा दो से अधिक पदार्थों के परस्पर टकराने से उत्पन्न होने वाला शब्द, जिसके साथ साथ विभिन्न पशु पक्षियों तथा मनुष्यों के कंठ से उत्पन्न शब्दों को भी ध्वनि कहते हैं। ध्वनि की परिभाषा लिखिए। एक विद्वान के अनुसार ध्वनि का अर्थ केवल उन ध्वनियों से है जिनका प्रयोग मनुष्य बोलचाल में करता है, जिन्हें लिखित रूप में प्रयोग करने के लिए विभिन्न लिपि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। इन लिपि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं। आगे चलते हैं। स्वर तथा व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। वे स्वर जिनके बोलने में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे जैसे आ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर वे संख्या में 7 होते हैं: आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये मूल स्वर के योग से बनते हैं, इसलिए इन्हें संधि स्वर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। ये देखो, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ऊ है। ठीक। प्लुत स्वर जिन स्वरों के बोलने से ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर की पहचान के लिए पीछे 3 संख्या का चिन्ह लगाया जाता है। ओम, यहाँ ओ प्लुत है। ठीक। व्यंजन, चलते हैं आगे। व्यंजन किसे कहते हैं?
व्यंजन के वर्ण जिनका उच्चारण वर्ण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में आ की ध्वनि छिपी रहती है। आ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं है। का प्लस आ बराबर का, खा प्लस आ बराबर ख। व्यंजन वह ध्वनि है जिनके उच्चारण में भीतर से आई हुई वायु मुख से कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से बाधित होती है। स्वर वर्ण स्वतंत्र और व्यंजन वर्ण स्वर पर आश्रित है। इन्हीं में व्यंजन वर्णों की संख्या 33 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियां हैं, जैसे स्पर्श, अंतस्थ, ऊष्म। अच्छा, स्पर्श देखा जाए तो स्पर्श का अर्थ होता है छूना। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ को कंठ, तालु, मूर्धार आदि का पूरा स्पष्ट करना पड़ता है, इन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 25 है, अर्थात का से माँ तक स्पर्श व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन देखो, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ का अर्थ है माँ में अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। या रा ला वा। इनका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओंठ के स्पर्श सटाने से होता है, किंतु कभी भी पूर्ण स्पर्श नहीं होता। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, ऊष्म का अर्थ है गर्म। जिन वर्णों के उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलते उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये 4 हैं। सा सा साहा। ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व क्या हैं? तो ध्वनि के आवश्यक मूल तत्व आगे बढ़ते हैं। देखो, जैसे स्पष्टता, सार्थकता, शुद्धता, तरंगता। ठीक, स्पष्टता पे चलते हैं। स्पष्टता का होना ध्वनि श्रवण में अति आवश्यक है, क्योंकि यदि बोलने में स्पष्टता होगी तो सुनने वाला सुनकर उचित अर्थ ग्रहण कर सकेगा। सार्थकता, ध्वनि उच्चारण में ध्यान रखना चाहिए कि वाणी सार्थक हो। अनावश्यक ध्वनि विस्तार नहीं होना चाहिए, न ही शब्दों की बार बार आवृत्ति होनी चाहिए। वाणी में सार्थकता होनी चाहिए। शुद्धता, यह ध्वनि का मुख्य मूल तत्व है। इनके बिना ध्वनि का अर्थ ही नहीं सिद्ध हो सकता। ध्वनि का शुद्ध उच्चारण मान्य तथा परिष्कृत होना चाहिए। तरंगता, ध्वनि में आरोह अवरोह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक समान वाचन से श्रोता ऊब जाता है तथा अर्थ ग्रहण की दृष्टि से स्वराघात बलाघात की आवश्यकता होती है। आगे चलते हैं। उच्चारण उपयोगी अवयव श्वास नली का वर्णन कीजिए। श्वास नली, यह वाग्वयव फेफड़ों के ऊपर स्थित होती है। नासिका से जो वायु फेफड़ों तक पहुँचती है वह श्वास नली के मार्ग से ही पहुँचती है। इसी मार्ग से बाहर निकलती है। श्वास नली के द्वारा ही हम प्रति क्षण श्वास लेते हैं। श्वान प्रक्रिया में श्वास नली का अत्यंत महत्व है। किसी भी प्रकरण को सुनने से संबंधित किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
देखो, अ, सुनकर समान ध्वनियों में विभेदीकरण करना। ठीक, सुनकर शब्द के प्रसंगानुसार अर्थ को ग्रहण कर सकना। वाक्यों को सुनकर उनके अर्थ को समझ सकना। सुनी हुई लोकप्रियता कहानी को समझकर उसे अपनी भाषा में कह सकते हैं। कविताओं और चुटकुले आदि को सुनकर उनका आनंद ले सकते हैं। बलाघात, अनुतान, आरोह अवरोह आदि व्यक्त किए गए भावों को समझ सकना। ठीक, और क्या, सुनी हुई कहानी कविता के भाव को ग्रहण करना। सांस्कृतिक कार्यक्रम में होने वाले संवादों को अर्थ ग्रहण करते हुए भावों एवं विचारों को सुनकर समझना। ओके। हिंदी में कितने स्वर हैं? हिंदी में स्वर 11 हैं। आ ई उ ऊ री ए ऐ ओ आओ। ठीक, स्वर के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्वरों का भेद। देखो, उच्चारण के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा गया है, देखते हैं। उच्चारण समय मात्रा के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक, चलते हैं। देखो, एक ह्रास स्वर हो जाएगा, फिर दीर्घ स्वर हो जाएगा। अब उच्चारण में एक मात्रा का समय, जैसे आ ई उ, ह्रास स्वर। उच्चारण में 2 मात्राओं का समय, आ ई उ ए ऐ ओ औ आ, दीर्घ स्वर। ठीक, प्लुत स्वर 2 मात्राओं से अधिक समय, ओम। इसका प्रयोग संस्कृत में होता है। ठीक, आगे चलते हैं। श्रवण कौशल क्या है? ठीक, श्रवण कौशल क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं? देखो, श्रवण कौशल सुनकर एक प्रकृति दत्ता शक्ति है। जिस व्यक्ति की श्रवणेंद्रियां ठीक नहीं होती, वह व्यक्ति किसी भी संदेश या निर्देश को उचित रूप में नहीं सुन पाता, जिससे कि उसके कार्य व शिक्षण की प्रक्रिया अवरुद्ध हो जाती है। छात्र को निर्देशों, संदेशों तथा कहानियों के निहित भावों व उद्देश्यों को सुनकर समझने के लिए उनमें श्रवण कौशल उच्च होना चाहिए। देखो, मौखिक भाषा का पहला कौशल है श्रवण कौशल। किसी भी प्रकार से दिए जा रहे ज्ञान, भावों और विषय को भली प्रकार सुनकर ही समझा जा सकता है। हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं होता कि भाषा तथा भावों को समझने में श्रवण तथा इनके कौशल का कितना महत्व है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रारंभिक स्तर पर बालकों के ज्ञान में वृद्धि करने तथा बालकों के विकास में वृद्धि करने में अध्यापक, समाज तथा परिवार द्वारा निर्देशों, संदेशों, कविता शिक्षण, नाटक शिक्षण द्वारा कई प्रकार के भावों तथा विचारों को समझा जा सकता है, जिससे उनका सर्वोत्तम विकास किया जाता है। बालकों को अच्छा श्रोता बनाना श्रवण कौशल का मुख्य उद्देश्य है। सुनने में शिष्टाचार का पालन महत्वपूर्ण, भावों एवं श्रवण
कौशल के उद्देश्य हैं। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।